बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारे सेकेंड ईयर के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 जो सेकेंड ईयर में सबसे स्मॉलर चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और बहुत आसानी से समझ आ जाता है। उसके बाद फिर हमने चैप्टर नंबर 7 किया। तो अब हम वापस आए हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 और 7 दो ऐसे चैप्टर्स हैं कि इसका किसी दूसरे चैप्टर के साथ कोई ना होने के बराबर लिंक कर लें। कोई एक आध परसेंट कोई एक छोटी मोटी चीज़ आ जाए तो आ जाए, बाकी 5 चैप्टर का तो टोटली किसी के साथ कोई लिंक ही नहीं है। तो शुरू में ये 2 छोटे चैप्टर इसलिए कराए जाते हैं कि एक तो आपका ज़रा इस पर कह लो कि ट्रैक पे आने के लिए आपको आसानी फील हो, क्योंकि अगर शुरू में कोई मुश्किल चैप्टर आ जाए तो वो फिर समझने में स्टूडेंट को एक ख़ास स्ट्रीम लाइन होने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 और 6 हमने तकरीबन 24 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 25 नंबर लेक्चर है और चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ से ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 जो हमारा रह गया एंड पे वो करेंगे। ठीक है, यानी अब हम तकरीबन तरतीब से चलेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़कार हैं। आप इससे पहले मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर में अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है तो वहाँ भी काफ़ी डिटेल में फ़ंक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ मज़ीद कह लें कि फ़ंक्शन को और एनहांस किया गया है, उसकी कैटेगरीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। इसमें से बहुत सी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, काफ़ी हद तक फर्स्ट ईयर में और मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। कुछ बातें नहीं आएंगी, वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। तो फंक्शन पे हम आते हैं। फंक्शन की जो टर्म है, द टर्म फंक्शन यानी जो फंक्शन वर्ड है, इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया, किस मैथमेटिशियन ने इसको सबसे पहले एज ए फंक्शन यूज़ किया। द टर्म फंक्शन वाज फर्स्टली रिकग्नाइज्ड बाय a German mathematician लेबनीज़। यानी जो फंक्शन हम वर्ड यूज़ करते हैं, इसको सबसे पहले किसने कह लो कि सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया, वो जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़ था। अब उसने क्या कहा, उसने फंक्शन के बारे में कहा क्या, उसने ये कहा डिपेंडेंसी ऑफ वन क्वांटिटी अपॉन अदर। यानी उसने फंक्शन को यूँ डिफ़ाइन किया सिंपल लैंग्वेज में, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी। यानी अगर हमारे पास 2 चीज़ें, जैसे ये मेरे पास एक ब्लू मार्कर है और एक ब्लैक मार्कर है। ठीक है, अब एक होती है डिपेंडेंसी म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब ये है कि ये वाला इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये वाला इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे 2 फ्रेंड्स होते हैं, वो दोनों एक सेम लेवल पे होते हैं, तो दोनों म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है उनकी। लेकिन जहाँ पे हम कोई टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन देखते हैं कि इनके दरमियान किस तरह की कंडीशन है, तो उसमें जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट है और स्टूडेंट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन आ जाए, ऐसा रिलेशनशिप बन जाए कि एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड करे लेकिन दूसरी वाली पहले के ऊपर डिपेंड ना करे। ये देखें, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी। इसमें म्यूचुअल अगर वर्ड आ जाता है, इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करें, ऐसी नहीं है। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि एक डिपेंड करे और दूसरी डिपेंड ना करे। यानी आसान अल्फाज में एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होगी और एक क्वांटिटी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, अब इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर लेंथ ऑफ स्क्वायर है x, तो आपको पता है कि लेंथ और विड्थ स्क्वायर में सेम होती है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये देखें एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ स्क्वायर के ऊपर। जब तक फ़र्ज़ करें अगर x की वैल्यू 4 है तो एरिया कितना हो जाएगा 16। तो जब तक लेंथ 4 रहेगी
एरिया 16 ही रहेगा, एरिया में कभी भी चेंज नहीं आएगी। ठीक है, जो ही लेंथ को आप कम या ज़्यादा करेंगे तो एरिया भी उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या है, x जो लेंथ ऑफ स्क्वायर है ये इंडिपेंडेंट है, ये अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो एरिया है वो टोटली x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी लेंथ ऑफ स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो इसकी वैल्यू होगी उसकी वजह से ही एरिया का आंसर आएगा। अगर हम इसको 1 करेंगे तो उसके मुताबिक आंसर आएगा, 2 करेंगे तो उसके मुताबिक आएगा, 3 करेंगे तो उसके मुताबिक आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी 3 डायमेंशन का अगर हम केस ले लें, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर क्या होता है, जैसे एक फुटबॉल है, बॉल जो होता है वो स्फीयर होता है, उसका जो रेडियस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसका वॉल्यूम। जितना कम रेडियस होगा बॉल उतना ही छोटा होगा, यानी उसका वॉल्यूम उतना ही कम होगा। जितना उसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये देखें वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर। 4/3 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, 22/7 जो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये यानी वही रहेगी। तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर, यानी इसमें आर इंडिपेंडेंट है और वॉल्यूम क्या है, डिपेंडेंट है। अब इसकी डेफिनेशन फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी हुई है, और बुक का अगर आप फर्स्ट पेज निकालेंगे, मैं सिर्फ जस्ट उसको डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ, यहाँ पे लिखने में टाइम लग जाता है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी अगर चैप्टर 2 पढ़ा था फंक्शन का टॉपिक तो वहाँ भी पढ़ी थी, और अभी यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर लिखी हुई है कि अ फंक्शन इज़ ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, या उसे कह दें रिलेशन है, in which for each element of domain there is one and only one element in range corresponding it। आसान अल्फाज में कि ऐसे ऑर्डर पेयर्स का सेट जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट के लिए रेंज का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। यानी अगर डोमेन का कोई एलिमेंट है 2, उसका किसी के साथ पेयर बन चुका है तो अब 2 का किसी और रेंज के एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बन सकता। ये क्या है, डेफिनेशन है, प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, शॉर्ट डेफिनेशन यही है जो लेब्निज़ ने कहा था, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी अपॉन अदर या ऑन द अदर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा फिर इसकी नोटेशन आ जाती है कि इसको लिखने का तरीका क्या है। ये एक टर्म थी y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। अब इसको y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, यानी जैसे ये देखें लेफ़्ट साइड पे वॉल्यूम, लेफ़्ट साइड पे एरिया, राइट साइड पे ये रेडियस, राइट साइड पे ये लेंथ ऑफ साइड है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इसी तरीके से y डिपेंडेंट है यानी लेफ़्ट साइड पे है, और x इंडिपेंडेंट है ये राइट साइड पे। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन था स्विस मैथमेटिशियन आइलर, उसने सबसे पहले इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताई। वो क्या थी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी ये जो अभी हमने लाइन पढ़ी है कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में उसने कैसे लिखा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, y इज़ फंक्शन ऑफ x, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। ठीक, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। अभी मैंने इधर डेफिनेशन में बात की थी डोमेन और रेंज की, तो डोमेन और रेंज देखें क्या है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई मशीन है, इसको कोई चीज़ हम इनपुट कर रहे हैं, ये मशीन है, और उसने कोई आउटपुट किया है। जैसे बहुत सी आसान मिसालें हैं, पंखा है, वॉशिंग मशीन है, सो मैनी गाड़ी है, कोई भी इस तरीके से है। छोटी सी मिसाल लेते हैं, पंखा है, तो पंखे को हम क्या इनपुट करते हैं, हम बटन दबाते हैं तो पंखा चल पड़ता है। तो बेसिकली उसको हम क्या दे रहे हैं, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो रोटेट करना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हवा मिलती है, ठंडी हवा मिलती है। ठीक है, अगर जैसा ज़ाहिर बात है एनवायरनमेंट होगी उसके मुताबिक हवा होगी।
तो उसको हमने इनपुट क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी आउटपुट क्या है, एयर यानी हवा। या इसी तरह अगर आप चलें एसी की एग्जांपल ले लें तो एसी को भी हमने इलेक्ट्रिसिटी दी और आउटपुट क्या है, ठंडी हवा। ठीक है, तो अब जो हमने उसको इनपुट किया है इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होगी, डोमेन, और जो उसकी आउटपुट है ठंडी हवा, चिल एयर, उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट यानी रेंज। तो the input value of the function is called domain। ठीक है, या अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर में आपको पता है कि इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर इसलिए है कि फर्स्ट वैल्यू को हम x कहते हैं, दूसरी वैल्यू को y कहते हैं। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी कॉमा से पहले फर्स्ट वैल्यू, वो डोमेन होगी और कॉमा के बाद क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, द आउटपुट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। अच्छा, कुछ यहाँ पे अब मैं आपके सामने डायग्राम बनाने लगा हूँ, बुक में भी बनी हुई है, सेकंड पेज आप देखेंगे तो वहाँ पे ये डायग्राम्स बनी हुई हैं। डायग्राम को देखते हुए हमें कैसे पता चल सकता है कि आया ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या कोई सिंपल रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ ग्राफ्स बना रहा हूँ, मे बी उनमें से कोई डिफरेंट भी हो जाए एक्सेस बुक से। ये मैंने 6 डायग्राम्स बनाई हैं, इनमें से कुछ बुक में मौजूद होंगी, कुछ बुक में शायद ना हो, तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देना है। अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन क्या बताई थी कि जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है कि फंक्शन इज़ ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या चीज़ है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज़ वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन रेंज, यानी x के एक एलिमेंट के अगेंस्ट y का एक आंसर होगा। अगर किसी जगह पे x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y के दो आंसर आ जाएं या दो से ज़्यादा आ जाएं तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब इसको चेक करने का ये आसान तरीका है कि ग्राफ में किसी भी जगह एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें, किसी भी जगह पे अगर वो एक जगह पे वर्टिकल लाइन कट कर रही है, जैसे ये देखें, इसको किसी भी जगह पे आप लाइन को ड्रा करेंगे, ये इस पूरी लाइन को एक एक जगह पे ही कट करेगी। इसी तरह इसको चेक कर लें, इधर चेक कर लें, इधर चेक कर लें, वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये भी इसको एक जगह पे ही कट कर रही है। ये देखें, यहाँ देख लें, किसी भी जगह पे चेक करके देख लें, ये भी एक जगह पे कट कर रही है। लेकिन जब यहाँ देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ भी कट कर रही है और यहाँ भी कट कर रही है। अब इसमें यहाँ पे x की वैल्यू के अगेंस्ट y के दो आंसर आ रहे हैं, यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो फ़र्ज़ करें कि y का आंसर +4 भी है और -4 भी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन रिपीट होगी। तो x की एक वैल्यू के अगेंस्ट अगर y के दो आंसर आ जाएंगे, मिनिमम दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह इस ग्राफ में देखें, अगर मैं ये वर्टिकल लाइन यूँ ड्रा करता हूँ तो ये तीन जगहों पे कट कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह इसके लिए वर्टिकल लाइन ड्रा की इसने, यहाँ पे कट किया। तो जहाँ पे वर्टिकल लाइन एक जगह पे कट करेगी वो क्या है, फंक्शन, यानी ये क्या है, ये फंक्शन है। इसी तरीके से ये कौन है, ये भी फंक्शन है। फिर ये भी एक जगह पे कट हुई, ये भी फंक्शन है। अब ये एक से ज़्यादा जगहों पे कट हो रही है तो ये नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इसी तरह ये भी नॉट अ फंक्शन। फिर इसको देखें, ये भी एक से ज़्यादा जगहों पे कट हो रही है वर्टिकल लाइन, ग्राफ को नॉट अ फंक्शन। ठीक है,
तो ये अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गया कि जब भी कभी ग्राफ बना हुआ नज़र आए आपको, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या सिंपल किसी रिलेशन का ग्राफ है। तो फंक्शन के ग्राफ में क्या होगा, जब आप वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे तो उस ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे कट करना चाहिए। अब कुछ ये टाइप्स हैं, इनमें से बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, मैं जल्दी से गो थ्रू करा देता हूँ, बुक में भी दिया हुआ है। पोलिनोमियल फंक्शन हम यूँ कहते हैं कि नाम कोई भी रखा जा सकता है, पी ऑफ एक्स लिख दें, एफ ऑफ एक्स लिख दें, कुछ भी लिख दें कि ऐसे मसलन 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 10, ठीक है। तो कोई भी ऐसे डिसेंडिंग पैटर्न जिसमें हाईएस्ट पावर फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में 4 चैप्टर जो पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसके अंदर ये पोलिनोमियल फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से उसने डिस्कस किया था। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिग्री है। डिग्री का मतलब क्या है कि इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी वो डिग्री होगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हाईएस्ट पावर कितनी है 4, और इसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का ये मतलब है कि जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है ना, उसका कोफिशिएंट। अब इसमें छोटे बड़े होने का कोई इसमें सवाल नहीं है, यानी इसमें आपने ये याद रखना है कि बस जो हाईएस्ट पावर होगी उसमें क्यूब है, 4 पावर है, 5 है, स्क्वायर है, वट एवर जो भी है, जो उस टर्म का कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट। इसका मैंने कहा है कि छोटे बड़े होने से कोई तल्लुक नहीं। हालांकि देखें आपको 10 सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है, लेकिन ये नहीं है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब है हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, ठीक है। लीनियर फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होती है। जैसे ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। अब लीनियर फंक्शन में ये ज़रूरी है कि उसके साथ कोई चीज़ प्लस माइनस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसका कोफिशिएंट 1 के अलावा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इसी में एक स्पेशल केस है वो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन, कि अब सिर्फ x आ जाए, यानी आइडेंटिटी फंक्शन भी लीनियर फंक्शन ही है, उसी की कैटेगरी है, टाइप है। तो वो कब आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, जब x की पावर 1 होगी, वो लीनियर की वजह से, और उसके साथ कोई चीज़ प्लस माइनस भी नहीं होगी और कोफिशिएंट भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसमें लीनियर फंक्शन में सिर्फ x नहीं होगा, उसके साथ कोई चीज़ प्लस माइनस भी हो सकती है और कोफिशिएंट भी 1 के अलावा हो सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ x आएगा तो लीनियर तो है ही है, क्योंकि x की पावर 1 है। अब उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। आप इसको और आसान यूँ भी लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू x। तो अब इसमें देखें, जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे y भी 1 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे y भी 2 आएगा, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे y भी 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी फंक्शन में, सिर्फ आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन और रेंज आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। बाकी आम रूटीन में ये डोमेन रेंज सेम नहीं होती। कांस्टेंट फंक्शन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आ जाए, जैसे कोई भी कांस्टेंट, मसलन y इज़ इक्वल टू 5 आ जाए, y इज़ इक्वल टू 7 आ जाए। अब नाम तो कोई भी रखा जा सकता है, ये सिर्फ नाम हम इसलिए c p इस तरीके से लिख रहे हैं ताकि उसके जो फंक्शन की टाइप है उसके साथ आ जाए। यानी ये कांस्टेंट है ना, तो c के लिहाज से लिख दिया। नाम कोई भी हो सकता है, आप जस्ट ये लिख दें y इज़ इक्वल टू c, y इज़ इक्वल टू a, y इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 कोई भी। तो अगर वेरिएबल वाली टर्म नहीं है किसी भी फंक्शन में, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। रैशनल फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसा फंक्शन जो p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में हो, और इसमें q ऑफ x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल वाली टर्म है वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। इसमें ये ज़रूरी है कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में लाजमी आए। जैसे x ओवर 10 है, अब ये बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रहा है कि x ओवर 10 ऊपर भी टर्म है, डिनोमिनेटर में भी टर्म है, लेकिन ओवर में कांस्टेंट है, तो ये रैशनल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। रैशनल फंक्शन कब होगा, जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल लाजमी हो, ऊपर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में वेरिएबल का होना कंपलसरी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, 6 चैप्टर्स आपने पढ़े थे इसके फर्स्ट ईयर में। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। इसमें सिर्फ ये काम की चीज़ है कि इनकी डोमेन और रेंज से रिलेटेड कोई ना कोई MCQ कभी आ जाता है,
तो आपको याद होगा साइन और कॉस दो ऐसे फंक्शन हैं जिनकी डोमेन भी सेम है और उनकी रेंज भी सेम है, ठीक है। -1 से लेके इसको अगर मैं y के इक्वल ले लेता हूँ तो ये यूँ हो जाएगा। ठीक है जी। tan इसकी डोमेन और इसकी जो डोमेन है ये दोनों की सेम होती है r, नहीं सॉरी, ये रेंज सेम होती है r, और डोमेन क्या होती है, डोमेन अलग अलग होती है, यानी इसकी डोमेन अलग है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 ऑफ π/2, और n क्या चीज़ है, इंटीजर है, ठीक है। यही सेम सीकेंड में फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 ऑफ π/2, और n क्या चीज़ है, इंटीजर। जबकि कॉट में क्या होता है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n π, और यहाँ भी n वही है, इंटीजर है, और सेम यही चीज़ कॉपी करेंगे यहाँ पे, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n π, n बिलोंग्स टू इंटीजर। जबकि रेंज में क्या है, चलें इनके सामने लिख देते हैं, इसकी रेंज भी r है और इसकी रेंज भी r है। जबकि सीकेंड और कोसीकेंड की रेंज ये होती है y इज़ लेस दैन इक्वल टू -1 और y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, दोनों की सेम है। यानी सीकेंड और कोसीकेंड मिनिमम आंसर जो होता है नेगेटिव साइड पे वो -1 और उससे बैकवर्ड इन्फिनिटी तक जाते हैं, और पॉजिटिव साइड पे 1 से शुरू करके प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में और 9.4 के साथ आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे जस्ट गो थ्रू है। तो अभी हम फंक्शन की टाइप्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, अभी मज़ीद इसकी टाइप्स रहती हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर 26 होगा उसमें फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।